हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, मैं हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों की वीडियो लगातार डाल रही हूं और आप लोगों से आशा करती हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आता होगा। और आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आता है तो आप उसे कमेंट जरूर करें, क्योंकि आप लोग देखते तो हैं पर कमेंट नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, बस आप लोगों से इतना रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगता है तो आप उसे लाइक करें, कमेंट करें और उसे शेयर करें दोस्तों में अपने। और उसको जो है सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप तक वीडियो की नोटिफिकेशन, जब भी मैं नए वीडियो डालूंगी आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। और जो भी क्वेश्चन मैं बनाती हूँ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं फ्रेंड्स, और बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं। और आप लोग अच्छी तरीके से बस ध्यान दीजिए और वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। मौर्योत्तर काल जो है ये पार्ट 2 है। फर्स्ट पार्ट मैंने डाल दिया है। आपको पुरानी वीडियो जो भी देखनी हो आप वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर पुरानी वीडियो मेरी देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, यौधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? ए है वासुदेव का, बी है मित्र का, सी है इंद्र का और डी है कार्तिकेय का। तो हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स कार्तिकेय। यौधेय सिक्के जो थे उन पर कार्तिकेय का अंकन मिलता है। तो ये युद्धों का प्रमाण जो है वो पुराण, अष्टाध्यायी और बृहत संहिता इत्यादि ग्रंथों से प्राप्त होता है। इनका साम्राज्य दक्षिण पूर्वी पंजाब तथा राजस्थान के बीच था। तो इनका साम्राज्य कहाँ था? दक्षिण पूर्वी पंजाब तथा राजस्थान के बीच था और इनके सिक्कों पर कार्तिकेय का अंकन मिलता है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन हमारा है फ्रेंड्स, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? 78 ईस्वी, 81 ईस्वी, 98 ईस्वी या 121 ईस्वी। तो इसमें हमारा राइट आंसर है बी, 81 ईस्वी। तो जो कनिष्क के राज्याभिषेक की तिथि थी वो जो है ये थी 81 ईस्वी, नहीं 78 ईस्वी थी। पर जो है ये 3 साल बाद ये सारनाथ की बौद्ध प्रतिमा की जो ये अभिलेख था वो 3 साल बाद हुआ था, तो इसलिए ये 81 ईस्वी में उसकी तिथि जो है सारनाथ बौद्ध प्रतिमा की वो सन 81 ईस्वी है, क्योंकि उनका जो 78 ईस्वी में कनिष्क का राज्याभिषेक माना जाता है। थर्ड क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? तो इसमें हुआ था जो है 178 बीसी या 101 एडी या सी 58 बीसी या फिर डी। तो ये राइट आंसर हमारा होता है फ्रेंड्स डी, 78 ईस्वी में हुआ था। कनिष्क जो है शासक जो थे कुषाण वंश के, उनका जो है 78 ईस्वी में हुआ था राज्याभिषेक। शक संवत फोर्थ क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, शक संवत कब प्रारंभ किया गया? 58 ईस्वी, 78 ईस्वी, 320 या 606। तो हमारा राइट आंसर है फोर्थ का बी, 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत हुई थी। 78 ईस्वी में जब कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ था उसी समय से शक संवत का प्रारंभ हुआ था और उसी समय से ये माना जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर है वर्षों का? तो ये 57 वर्ष, 78 वर्ष, 135 वर्ष, 320 वर्ष। तो हमारा राइट आंसर है सी, 135 वर्ष का अंतर इसमें माना जाता है। और फ्रेंड्स ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई एग्जाम में पूछ चुका है, तो इसे ध्यान दें प्लीज। सिक्स क्वेश्चन है हमारा, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पांचांग कैलेंडर का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है? ए है हमारा 22 मार्च अथवा 21 मार्च, बी है 15 मई अथवा 16 मई, सी है 31 मार्च अथवा 30 मार्च, डी है 21 अप्रैल अथवा 20 अप्रैल। तो ये है हमारा राइट आंसर है सिक्स का ए, 22 मार्च अथवा 21 मार्च। तो इसमें थोड़ा सा मैंने डिटेल लिया था जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और जिससे लगता है कि हाँ इससे और क्वेश्चन भी हमें हल करने में आसानी होगी, तो मैं उसकी व्याख्या ले लेती हूँ। बाकी जो सिंपल क्वेश्चन है और उनकी व्याख्या मैं नहीं लेती हूँ। तो ये देखिए, चैत्र भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम माह होता है। तो चैत्र का महीना जो होता है वो राष्ट्रीय, हमारा जो भारतीय राष्ट्रीय पंचांग है उसका जो प्रथम महीना होता है, पहला महीना हिंदी का महीना होता है चैत्र। राष्ट्रीय कैलेंडर की तिथियां ग्रेगोरियन कैलेंडर की तिथियों से अस्थायी रूप से मिलती जुलती हैं। सामान्यतः एक चैत्र 22 मार्च को होता है और लीप वर्ष में कब होता है? ये 21 मार्च को। ठीक। सेवंथ क्वेश्चन हमारा फ्रेंड, विक्रम संवत जो है कब से प्रारंभ हुआ? 78 ईस्वी, 57 ईस्वी
या 72 ईस्वी या 56 ईस्वी पूर्व में। तो ये हमारा जो है 7th क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी। विक्रम संवत कब हुआ प्रारंभ? ये हुआ 57 ईस्वी पूर्व। तो ये जो हमारे मतलब इसमें ये 78 ईस्वी में तो हुआ था शक संवत और 57 ईस्वी पूर्व में हुआ था विक्रम संवत। ये ध्यान दे, ये ईस्वी पूर्व है और ये सन ईस्वी है ये। ठीक, 8 क्वेश्चन है हमारा, कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और निम्नांकित उत्तर कोड के अनुसार अपना उत्तर इंगित करें। तो फर्स्ट है अश्वघोष, बी है वसुमित्र, सी है जो है थर्ड है कालिदास और फोर्थ है कंबन। तो उत्तर कोड हमारा फर्स्ट और फोर्थ, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट और सेकंड या वे सभी। तो हमारा राइट आंसर 8 क्वेश्चन का हो जाएगा फर्स्ट और फोर्थ, यानी अश्वघोष और कंबन। तो कनिष्क के समकालीन जो है वो है अश्वघोष और कंबन। तो इसमें डिटेल ले लिया था मैंने, इसमें आपके 2-3 क्वेश्चन कम से कम फ्रेंड्स हल हो जाएंगे, 2-3 क्वेश्चन आते हैं इसमें से ऐसे, इसलिए मैंने इसका डिटेल ले लिया था। तो इसमें देखिए अश्वघोष कनिष्क के राज के कवि थे, जो अश्वघोष थे वो कनिष्क के राज कवि थे। सौंदर्यानंद बुद्ध चरित तथा सारीपुत्र प्रकरण, ये ध्यान दें, ये जो बुक्स है इनकी ये राज कवि थे कनिष्क के अश्वघोष। ये चीज ध्यान दें, किसके राज कवि थे अश्वघोष? कनिष्क के राज कवि थे। और इनकी बुक देख लीजिए, इन्होंने 3 बुक लिखी थी, ये है सौंदर्यानंद बुद्धचरित तथा सारीपुत्र प्रकरण। ठीक, उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो वसुमित्र भी कनिष्क के आश्रित जो विद्वान थे, वसुमित्र जो थे वो कनिष्क के शासनकाल में वो भी थे। इन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। देखिए इसमें एक तो एक क्वेश्चन है कि अश्वघोष इसके दरबारी कवि थे कनिष्क के थे, और इन्होंने 3 बुकें लिखी थी। बुक के नाम जरूर याद रखिए, सौंदर्यानंद बुद्धचरित और सारीपुत्र प्रकरण, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछता है और ये अच्छा क्वेश्चन है। और वसुमित्र, ये ध्यान रखिए वसुमित्र भी रहते इनके उसमें, और इन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी, जो कश्मीर के कुंडलबन में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कनिष्क के शासनकाल में, वो इन्होंने की थी, उसकी अध्यक्षता ये अध्यक्ष थे वसुमित्र। ठीक ठीक, तो 9th क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबद्ध नहीं था? अश्वघोष, बी है चरक, सी है नागार्जुन, डी है पतंजलि। तो हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स 9 का डी, पतंजलि। जो पतंजलि थे ये कनिष्क के दरबार से संबद्ध नहीं थे, बाकी अश्वघोष, चरक, नागार्जुन ये कनिष्क के दरबार से जो है संबंधित थे, ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोष से डिटेल ले लिया था मैंने, तो पतंजलि नहीं थे। अश्वघोष, नागार्जुन, पार्श्व तथा चरक ये चारों ही कनिष्क के दरबार से संबंधित थे। तो ये पार्श्व एक थे वो भी, और चरक, चरक संहिता जो जिन्होंने लिखी थी वैद्य मतलब उस पे, तो ये जो है चरक, ये भी ध्यान रखिए, चरक ने क्या लिखी थी? चरक संहिता। और ये थे पार्श्व, 2 और थे। तो ये जो है चारों कनिष्क के दरबार से संबंधित थे, जबकि पतंजलि नहीं थे। पतंजलि कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं थे। पतंजलि ने पढ़नी की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना की थी। ये देखिए पतंजलि ने पढ़नी की जो अष्टाध्यायी बुक थी, ये याद कर लीजिए कि ये पढ़नी की अष्टाध्यायी बुक थी जो है, उस पे महाभाष्य की रचना की थी। पतंजलि का महाभाष्य, पढ़नी की अष्टाध्यायी, ये 2 बुक हो गई। देखिए इस पे क्वेश्चन पूछता है तो आप अच्छी तरीके से इसका आंसर दे सकेंगे। और पतंजलि जो है शुंगकालीन विद्वान थे तथा उन्होंने ऐसे लोगों को शिष्य बनाया था जो बिना किसी अध्ययन के ही संस्कृत बोल लेते थे। तो इसमें देखिए कई क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। 10th क्वेश्चन हमारा फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था? जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आप जरूर ध्यान दें कि हाँ और नहीं में कई बार अंतर हो जाता है, तो हम जल्दबाजी में आंसर दे देते हैं, वो गलत हो जाता है। गया था या नहीं गया था, तो ये नहीं पे जरूर ध्यान दें। तो इस पे ये है अश्वघोष, बी है पार्श्व, सी है वसुमित्र और डी है विशाखादत्त। तो हमारा जो है राइट आंसर है विशाखादत्त, ये कनिष्क के दरबार में जो है नहीं गया था। निम्नलिखित नगरों में से 11th क्वेश्चन हमारे, निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रबतक अभिलेख में नहीं है? ये जो है रबतक क्या है? अभिलेख है। यह है ए श्रावस्ती, बी है कौशाम्बी, सी है पाटलिपुत्र और डी है चंपा। तो रबतक अभिलेख अफगानिस्तान में सुलभ कोटल के निकट, ये कहाँ है रबतक अभिलेख? अफगानिस्तान में है, ध्यान दीजिए।
कई बार ये पूछ लेता है ना कि जो है कहाँ पे है, तो ये है कहाँ है, ये अफगानिस्तान में। तो ये जो रबतक है वो अफगानिस्तान में है। सुलभ कोटल के निकट रबतक नामक स्थान से वर्ष 1993, ये देखिए कब कब हुआ था, 1993 में प्राप्त किए गए। यह यूनानी लिपि तथा बैक्ट्रियन भाषा में लिखे गए हैं। यूनानी लिपि और बैक्ट्रियन भाषा में यह कुषाण वंश के शासक कनिष्क से संबंधित है। इस अभिलेख में 4 शहरों का नाम का उल्लेख है, जो है साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र तथा चंपा। देखिए साकेत इसमें नहीं है, लेकिन यहाँ पे साकेत भी दिया है, तो इसलिए याद रखें साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और चंपा, अर्थात इसमें श्रावस्ती का उल्लेख नहीं है। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या है, ये है श्रावस्ती। ठीक, 11th का राइट आंसर हो जाएगा श्रावस्ती। 12th क्वेश्चन हमारा, इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी? सुश्रुत, बी है बागभट्ट, सी है चरक और डी है जीवक। तो इसका हमारा राइट आंसर है 12 का, ये जो है सी और डी, इसमें दोनों ही राइट आंसर आते हैं, क्योंकि ये चरक भी और जीवक भी। तो ये हो जाएगा हमारा, दोनों ही सही है, ये दोनों नहीं थे लेकिन ये दोनों थे। तो ये हमारे राइट आंसर हैं, जो है सी और जो है डी, ये दोनों ही हमारे राइट आंसर हो जाते हैं। ठीक, वर्तमान पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित तक्षशिला प्राचीन समय में गांधार राज्य की राजधानी थी। तक्षशिला का इतिहास में प्रसिद्ध होने का कारण उसकी ख्याति प्राप्त शिक्षा का केंद्र होना था। तो तक्षशिला जो था वो पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित है और प्राचीन समय में गांधार राज्य की राजधानी था। ये तक्षशिला जो गांधार राज्य की राजधानी थी, जिसमें यहाँ अध्ययन के लिए दूर दूर से विद्यार्थी आते थे, जिनमें राजा तथा सामान्य जन दोनों ही सम्मिलित थे। कौशल के राजा प्रसेनजीत, बिंबिसार का राजवैद्य जीवक, कनिष्क का राजवैद्य चरक, बौद्ध विद्वान वसुबिंदु, चाणक्य आदि ने इसे शिक्षा प्राप्त की थी। देखिए कौशल के राजा जो थे ये प्रसेनजीत, और बिंबिसार का राजवैद्य जो था जीवक, वे जीवक जो था बिंबिसार का राजवैद्य था। कनिष्क राजवैद्य जो था ये चरक, जिसने चरक संहिता लिखी है। तो ये जो है बौद्ध विद्वान वसुबिंदु भी चाणक्य आदि, चाणक्य ने भी यहीं से शिक्षा प्राप्त की थी। तो बौद्ध साहित्य से पता चलता है कि वैदिक धनुर्विद्या की शिक्षा के लिए विश्व में प्रसिद्ध था। देखिए ये विश्व में प्रसिद्ध था, ये तक्षशिला जो विश्वविद्यालय था भारत का, तो ये था जो है धनुर्विद्या और वैद्य के लिए, वैद्य के लिए, दोनों के लिए ये प्रसिद्ध था। 13 क्वेश्चन हमारा, शुंग वंश के बाद किस वंश ने शासन भारत पर राज किया? किस वंश ने भारत पर राज किया शुंग वंश के बाद? तो हमारा राइट आंसर है 13 का सी। शुंग वंश के बाद कौन सा वंश आया था? ये जो है कण्व वंश, कण्वा वंश, इसे कण्वा या कण्व कहते हैं। 14 क्वेश्चन हमारे, निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? ये है पुष्यमित्र शुंग, बी है खारवेल, सी है गौतमीपुत्र सातकर्णी, डी है वासुदेव। तो हमारा 14 का राइट आंसर है सी, गौतमीपुत्र सातकर्णी। वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है गौतमीपुत्र सातकर्णी को। 15 क्वेश्चन हमारा, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। तो मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य जो था वो था, जो है देख लेते हैं, सातवाहन, पल्लव, चोल, चालुक्य में से था ये। राइट आंसर है ये सातवाहन। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली जो राज्य था वो था सातवाहन। 16 क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स, सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? तो चेर, चोल, पांड्य, सातवाहन। तो ये है चेर, बी है चोल, सी है पांड्य और डी है सातवाहन। तो सिमुक जो था वो सातवाहन वंश का संस्थापक था। ठीक है, तो 17 क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? पांचाउ, पानयांग, सी वांगटी, होगी। तो किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? हमारा 17 क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, पांचाउ ने। पांचाउ ने जो है हराया था कनिष्क को। तो चीनी स्रोतों के अनुसार 73 ईस्वी से 94 ईस्वी के बीच चीन का प्रसिद्ध सेनापति पांचाउ जो था,
अपने हान बंजी नरेश के आदेशों पर चीनी तुर्किस्तान की विजय के लिए प्रस्तुत हुआ। इतिहासकार युद्ध का कारण यह बताते हैं कि कनिष्क ने चीनी सेनापति के पास अपना एक दूत भेजकर हान राजकुमारी से विवाह की मांग की थी। पांचाओं ने प्रस्ताव ठुकरा दिया था। फलतः कनिष्क ने उसके राज्य पर चढ़ाई कर दी, परंतु कनिष्क असफल रहा। तो ये कारण है, और इसमें जो है कनिष्क हार गया था यहाँ से। ठीक, तो हमारा राइट आंसर है पांचाऊ ये। निम्न में से 18 क्वेश्चन, निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी? गुप्त वंश, मौर्य वंश, कुषाण वंश, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर है निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी? तो 18 क्वेश्चन का राइट आंसर है कुषाण वंश। इसकी जो सीमाएं थी वो भारत के बाहर अफगानिस्तान और भी जगहों पे सब फैली थी कुषाण वंश की। 19 क्वेश्चन हमारा, बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई मौर्य काल से, कुषाण काल से, गुप्त काल से, हर्षवर्धन के काल से? तो हमारा 19 का राइट आंसर है फ्रेंड्स कुषाण काल से। बाल विवाह की जो प्रथा कब से शुरू हुई? तो ये शुरू हुई थी कुषाण काल से। 20 क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित युग में से कौन सा एक सही सुमेलित है? हड़प्पा सभ्यता, चित्रित धूसर मृद भांड, कुषाण गंधार कला शैली, मुगल अजंता चित्रकारी, डी है मराठा पहाड़ी चित्र शैली। तो इसमें हमारा 20 का हमारा राइट आंसर है बी। ये जो है सही सुमेलित है कुषाण गंधार कला। गंधार कला का विकास कुषाणों से उससे हुआ है, तो गंधार कला शैली जो थी ये कुषाणों से संबंधित है। तो ये जो है बिल्कुल जो है सही है, बाकी ये सब गलत है। आगे मैं जब कला के बारे में पढ़ाऊंगी, शैलियों के बारे में, तो मैं आप लोगों को ये सब चीज़ें अच्छी तरीके से इसके बारे में बताऊंगी, क्योंकि ये मुगल काल की अजंता चित्रकारी नहीं है, ये गुप्त काल की है, और ये सब जो है ये सब गलत है, बाकी ये सब सही है। ठीक, बी सही है हमारा राइट आंसर। कुषाण शासक कनिष्क के काल में कला क्षेत्र में 2 शासन शैलियों का विकास हुआ, गंधार शैली, मथुरा शैली। इन दोनों को कनिष्क की ओर से पर्याप्त प्रोत्साहन संरक्षण प्रदान किया गया। तो गंधार कला जो थे ये यूनानी कला से प्रभावित थी। 21 क्वेश्चन हमारे, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ये देखिए राजवंश है और ये सिक्कों की धातुएं हैं। तो ये धातुएं कौन सी थी, किस वंश से संबंधित हैं? देख लेते हैं। कुषाण स्वर्ण एवं ताम्र, गुप्त स्वर्ण एवं रजत, सातवाहन स्वर्ण, कलचुरी स्वर्ण रजत एवं ताम्र। 21 का हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स सातवाहन, क्योंकि सातवाहन ने शीशे के सिक्के चलाए थे। ये ध्यान रखिए कि जब पूछा जाए तो सातवाहनों ने जो शीशे के सिक्के, सर्वाधिक सिक्के इन्होंने चलाए थे शीशे के। तो स्वर्ण जो है ये कुषाणों का है। ठीक, और गुप्त में स्वर्ण रजत दोनों सही है, ये सब सही है, लेकिन ये जो है सातवाहन सही नहीं है, शीशे के सिक्के इन्होंने चलाए थे। ठीक, 22 क्वेश्चन हमारा, अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था हिंदू मंदिर के कारण, हाथी दांत के काम हेतु, स्वर्ण सिक्कों के टंकड़ हेतु, बुद्ध प्रतिमा के लिए। तो 22 का हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स डी। अफगानिस्तान का बामियान किस लिए प्रसिद्ध है? ये जो है बुद्ध प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है। 23 क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स, जो कला शैली भारतीय और यूनानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं शिखर, वेरा, गांधार, नागर। तो 23 का हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स सी गांधार। जो कला शैली भारतीय यूनानी ग्रीक और आकृति का, इसका भारतीय और यूनानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं गांधार कला शैली। तो भारतीय और यूनानी आकृति की सम्मिश्रण शैली गांधार शैली। इस कला की शैली के प्रमुख संरक्षक जो थे वो शक और कुषाण थे। इस कला का विषय मात्र बौद्ध होने के कारण इसे यूनानी बौद्ध जो है इंडो ग्रीक और ग्रीको रोमन भी कहा जाता है। 24 क्वेश्चन हमारा, गंधार कला शैली संश्लेषण है भारतीय तथा फारसी कला का, भारतीय तथा चीनी कला का, भारतीय तथा तुर्की अफगानी कला का, भारतीय तथा यूनानी कला का। तो 24 का हमारा राइट आंसर है जो है ये डी, भारतीय तथा यूनानी कला का सम्मिश्रण है, संश्लेषण, गांधार कला शैली।
25 क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा। निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित चट्टान शिष्ट का प्रयोग जो है माध्यम के रूप में होता था? मौर्य मूर्ति कला, मथुरा मूर्ति कला, भरहुत मूर्ति कला या गांधार मूर्ति कला? तो हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स जो है डी, गांधार मूर्ति कला। ठीक, तो फ्रेंड्स ये 25 क्वेश्चन मैंने लिए थे। अभी मौर्योत्तर काल में कुछ क्वेश्चन बचे हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसे अब कराऊंगी, मौर्योत्तर काल का जो बचे हैं क्वेश्चन। और फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगता है, पसंद आता है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स, थैंक यू।